नमस्कार दोस्तों, मैं संडिल अनुज पथ ज्योति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बात किया था। आर्टिकल 13 में 3 डॉक्ट्रिन की मैंने चर्चा करी आपसे। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के एक महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। यानी जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपके प्रियम्बल में कुछ कोर वैल्यूज हैं, कुछ कोर प्रिंसिपल हैं जिन्हें लागू करने का प्रयास किया गया, जिनमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ये जो इक्वालिटी थी, 2 तरीके की इक्वालिटी के बारे में प्रोविजन किया गया, इक्वालिटी टू स्टेटस एंड इक्वालिटी टू अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी टू स्टेटस एंड इक्वालिटी टू अपॉर्चुनिटी। और इन लक्ष्य को भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में प्रावधान किया गया और इन्हीं अनुच्छेदों के माध्यम से समता को लाने का प्रयास किया जाएगा। हमने बताया कि हमारे यहाँ की जो न्याय है उसका जो पैरामीटर होता है वो इक्वालिटी। किसी भी समाज में न्याय है या नहीं, इस बात को इक्वालिटी से मापा जाएगा। इक्वालिटी शब्द जो है वो समाज के हर वर्ग के लिए समान होना जो है वो ना तो वांछनीय है, ये ना तो ही डिजायर्ड है और ना ही ये प्रैक्टिकेबल है। यानी किसी भी सोसाइटी में हर कोई इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन जो इनइक्वालिटी है उस इनइक्वालिटी को प्रिजर्व करने का प्रयास किया जाएगा, उसे कम करने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो जितनी बड़ी कंट्री हो या इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, ऐसी कंट्री अपने हर नागरिक को, अपने हर व्यक्ति को समान स्तर पर नहीं ला सकता है। मैंने आपसे बताया कि इट इज नाइदर डिजायर्ड नॉट प्रैक्टिकेबल, ये प्रैक्टिकेबल नहीं। आर्टिकल 14 के बारे में जानने से पहले आप कुछ अन्य देशों में देखें कि यहां पे इनकी स्थिति क्या है। मैं बेसिकली आपसे यूएसए की चर्चा करूंगा और इंग्लैंड और ब्रिटेन की चर्चा, और फिर आता हूं इंडिया पे। जब आप ब्रिटेन के बारे में देखेंगे तो ब्रिटेन में डायसी का जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में 3 बातें बताई गई थी। पहली बात है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और रूल अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। दूसरा जो है वो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इट मीन्स एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर कोई जो है वो विधि के सामने, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। पहला जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट था डायसी के रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल में, वो कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। इंग्लैंड का इक्वालिटी बिफोर द लॉ का कॉन्सेप्ट और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो रूल ऑफ लॉ का बेसिस था, ये वहां पे अडॉप्ट किया गया। यानी जो लॉ का जो ट्रीटमेंट होगा वो हर लोगों के लिए समान होगा। डायसी के ये प्रिंसिपल में स्पष्ट किया गया था। मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इनिशियली वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन। ये भी औपनिवेश था ब्रिटेन का, और वहां एक ब्लैक कोड था, ब्लैक कोड के नाम से जाना जाता था, जो रेसिज्म को बताता था। हमारे यहां वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, और उनके यहां रेसिज्म, ब्लैक एंड व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। और यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में इस बात की गई थी कि गवर्नमेंट जो है इस रेसिज्म को समाप्त करने का प्रयास करेगी। और 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा
14वें संविधान संशोधन के द्वारा 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन में 14वां संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को यानी इक्वालिटी क्लॉज को इनकॉर्पोरेट किया गया। इक्वालिटी क्लॉज वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय द 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जहां पे बताया था कि कोई भी ऐसा राज्य अपने राज्य क्षेत्र के भीतर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समान संरक्षण से नागरिकों को वंचित नहीं करेगा, व्यक्तियों को वंचित नहीं करेगा। यानी यहां जो कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को किया गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और ब्रिटेन में, इंग्लैंड में इक्वालिटी बिफोर द लॉ का कॉन्सेप्ट था, इक्वालिटी का प्रिंसिपल। और आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूडीएचआर के बारे में देखेंगे तो उसका आर्टिकल 7 जो है वो इक्वालिटी के बारे में, यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आर्टिकल 7 ये भी इक्वालिटी के बारे में प्रावधान करता है, इक्वालिटी के क्लास। यानी आप इंटरनेशनली देखेंगे तो हर देशों ने समता के कॉन्सेप्ट को, इक्वालिटी के सोल को, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तौर पर, इंग्लैंड में इक्वालिटी बिफोर द लॉ के, और यूडीएचआर के आर्टिकल 7 में ये बातें स्पष्ट की गई। हमारे यहां इक्वालिटी प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव के तौर पे रखा गया और दो तरीके की इक्वालिटी की डिमांड की गई। पहली इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस, और दूसरा इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर पर सभी लोगों को समता होगी और परिस्थिति में, स्टेटस में, सोसाइटल स्टेटस जो है उनका परिस्थिति, उसमें समता होगी। और इसे प्राप्त करने के लिए हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, यानी 5 आर्टिकल को, 5 आर्टिकल्स जो हैं आपके, उन्हें इनकॉर्पोरेट किया एज अ फंडामेंटल राइट। 3 बेसिक चीजें आपको बताया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये बातें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये इंग्लैंड में जो है और ब्रिटेन में जो है ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ। यूडीएचआर में देखेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो 1948 को, उसके आर्टिकल 7 में इक्वालिटी की बात किया गया है, आर्टिकल 7, और ये 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। और यहां पे ये डाइसी के प्रिंसिपल के द्वारा आया इक्वल, और उसी को हमने इनकॉर्पोरेट किया अपने यहां। इक्वालिटी के बारे में प्रावधान जो किया गया वो 14 से लेकर के 18, 5 आर्टिकल्स। द फर्स्ट फंडामेंटल राइट जो कि समता के बारे में बात करेगा। यानी पहला जो मौलिक अधिकार है आपका, जो 14 से लेकर के 18 तक में बात करता है, वो समता के बारे में बात करता है। यानी किसी भी समाज में सबसे पहले जो है वो समता को ले आना है। और मैंने बताया कि इट इज अ टेस्ट एंड पैरामीटर ऑफ द जस्टिस। किसी भी सोसाइटी में यदि इक्वालिटी बढ़ रही है तो ये इक्वालिटी जो है वो जस्टिस को प्रमोट करेगी, ये इक्वालिटी फ्रैटर्निटी को प्रमोट करती है, ये इक्वालिटी लिबर्टी को प्रमोट करती है। यानी किसी भी सोसाइटी में समता अपरिहार्य है, और इस बात को सिक्योर किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। हमने बताया था कि आपके यहां इक्वालिटी को 2 तरीके से लाया जा सकता है। इक्वालिटी 2 तरीके से लाया जा सकता है। पहली जो इक्वालिटी है वो डिस्क्रिमिनेशन को करके ले आ सकते हैं आप, यानी इनके बीच में भेदभाव करके ले आएंगे। और दूसरा जो है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव किए बिना जो है वो इक्वालिटी को लाने का प्रयास किया जाएगा। जनरली हम आप ये जानते हैं कि यदि डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा तो इक्वालिटी नहीं आएगी, लेकिन हर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति अलग होती है, उसका भौगोलिक क्षेत्र अलग होता है, उसका सामाजिक विकास अलग होता है, उसके पोटेंशियल अलग होते हैं, उसके प्रोफेशंस अलग होते हैं, उसके स्किल्स अलग होती हैं। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति और एक विशेष समाज के लिए, संपूर्ण समाज के लिए एक ही कानून जो है लाया जाना
यथोचित नहीं है, इज नॉट ए डिजायर्ड। अरिस्टोटल ने कहा था कि यदि असमान लोगों में समानता की बात करेंगे, यानी इक्वालिटी अमंग द अनइक्वल्स में जब आप बात करोगे, असमान लोगों में समानता की बात करोगे, तो उनके साथ इनजस्टिस होगा, अन्याय होगा, न्याय नहीं होगा, इक्वालिटी नहीं आएगी। यदि आपको समानता ले आनी है तो समानता, समान लोगों में समानता जो है वो सही अर्थ में आएगा। तो हर व्यक्ति की क्षमता अलग है, हर व्यक्ति की स्थिति और परिस्थिति अलग है, भौगोलिक क्षेत्र अलग है, इसलिए एक ही कानून सारे लोगों के लिए वो वांछनीय नहीं है। इसलिए अलग अलग विधियां अलग अलग लोगों के लिए बनाई जा सकती हैं। हमारे यहाँ की जो इक्वालिटी है वो लिटरल सेंस में नहीं है कि विधि के समक्ष समता, यानी हर व्यक्ति जो है वो विधि के समक्ष समान है। हम लिटरल सेंस में इसे नहीं देखते हैं। हम जो आर्टिकल 14 है वो आर्टिकल 14 वो कहता है कि स्टेट वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, डिनाई नहीं करेगा टू एनी पर्सन। ये जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूं उन्हें जरूर आप देखेंगे। टू एनी पर्सन, वर्ड जो यूज हुआ है एनी पर्सन, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। किससे? दो चीजों से, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी हमने दो फ्रेजियोलॉजी को अडॉप्ट करा है आर्टिकल 14 में कि स्टेट जो है वो डिनाई नहीं करेगा टू एनी पर्सन इन इट्स टेरिटरी और जुरिस्डिक्शन फॉर द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब जब भी स्टेट वर्ड आए आपको तुरंत आपके माइंड में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैं अक्सर आपसे बता रहा हूं, और जहां पे भी स्टेट वर्ड आएगा 12 से लेकर के 51 तक में स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट जो है वो डिनाई नहीं करेगा, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा टू एनी पर्सन। वर्ड जो यूज हुआ है यहां पे वो पर्सन वर्ड यूज हुआ है, और यहां पे सिटीजन की बात नहीं की। यहां पे पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन भी होगा, नेचुरल पर्सन, और दूसरा जो है आपका लीगल पर्सन भी होगा। इसका मतलब इक्वालिटी के जो राइट्स हैं उसे नेचुरल पर्सन के साथ साथ जो लीगल पर्सन है वो भी इसे एक्लेम कर सकते हैं, इसकी डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सन में लीगल पर्सनैलिटीज और लीगल पर्सन भी शामिल है, यानी जैसे कंपनियां हैं आपकी, कारपोरेशन है, कोई फर्म है, वो भी इक्वालिटी के हकदार हैं, उनके साथ भी समता का व्यवहार किया जाएगा। और दूसरा, पर्सन में सिटीजन वर्ड भी आते हैं, और दूसरा जो है वो नॉन सिटीजन है। पर्सन एंड में सिटीजन और नॉन सिटीजन, यानी नागरिक और गैर नागरिक दोनों। यहां पे जो वर्ड है आपका, इन सारे वर्ड्स की स्टडी करिए। आर्टिकल 12 में स्टेट को बताया, कह रहा है स्टेट डिनाई नहीं करेगा, स्टेट जो है उनके बीच में वंचित नहीं करेगा, उनसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किसको? किसी व्यक्ति को। और व्यक्ति में कौन है? कोई भी नेचुरल पर्सन जो मेल है, फीमेल है, या ट्रांसजेंडर है, या कोई लीगल पर्सन, या कोई कंपनी है, सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। यानी ये नागरिकों और गैर नागरिकों को दोनों को मिला है। समता का अधिकार हमारे विदेशियों को भी प्राप्त है और हमारे नागरिकों को भी प्राप्त है। यानी राज्य जो है ऐसा कोई भेदभाव नहीं करेगा, उसे वंचित नहीं करेगा विधि के समक्ष समता से और विधियों के समान संरक्षण से। ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, अभी मैंने आपको बताया कि दिस कॉन्सेप्ट वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लैंड। ये जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लैंड से लिया गया, और इंग्लैंड में मैंने आपको बताया कि डाइसी का जो प्रिंसिपल था रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ का जो दूसरा प्रिंसिपल है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, वहां से हमने इसे लिया अपने संविधान में। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये मैंने आपको बताया कि ये बात आपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया, और जो कि वहां पे 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इक्वालिटी क्लॉज को जोड़ा गया, और इक्वालिटी क्लॉज 14th कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा ऐड किया, और वहां पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को लिया गया।
हमने दोनों जो है फ्रेजियोलॉजी को अडॉप्ट करा। एक फ्रेजियोलॉजी जो है वो नेगेटिव सेंस में है, यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये जो है नेगेटिव एस्पेक्ट है, और इक्वालिटी अमंग द इक्वल ये जो है वो पॉजिटिव फ्रेजियोलॉजी है। यानी यहां पे इक्वालिटी बिफोर द लॉ का जो मतलब है, हर व्यक्ति जो है वो विधि के सामने समान होगा, यानी द ट्रीटमेंट ऑफ द लॉ इज इक्वल फॉर एवरी एंड ईच एंड एवरी पर्सन। यहां पे विधि का जो व्यवहार होगा वो सभी व्यक्तियों के प्रति समान होगा, यानी विधि की नजर में हर कोई व्यक्ति जो है वो समान है। एवरी वन इज इक्वल irrespective of their status, their societal status, their economic status, their personality। ये सभी को एक ही नजर से देखेंगे। हर व्यक्ति का जो ट्रीटमेंट होगा विधि के सामने वो समान होगा, यानी चाहे वो आपके महामहिम हो, राष्ट्रपति हो, आपके प्राइम मिनिस्टर हो, या नरेगा में काम करने वाला एक लेबर हो, या एक किसान हो, या एक विद्यार्थी हो, हर कोई व्यक्ति जो है वो विधि के समक्ष समान है। इसके कुछ एक्सेप्शन है, मैं आपको बात करूंगा उसके बारे में, आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। यहां पे जो प्रेसिडेंट है, मैंने आपको बताया कि जब आप देखेंगे इनको, इनका एक जो वायलेशन है वो 361 में है। मैं यहीं पे क्लियर कर दूं आपको, ये जो 361 की बात की गई है, जहां पे वर्ड जो यूज किया गया है वो प्रोटेक्शन वर्ड यूज किया गया, प्रोटेक्शन दिया जाएगा। यहां पे प्रोटेक्शन किसी इंडिविजुअल को नहीं दिया जा रहा है, प्रोटेक्शन उस पोस्ट को दिया जाता है, यानी जो भी व्यक्ति उस पोस्ट को होल्ड किया है, जो भी लोग आपके प्रेसिडेंट हैं या गवर्नर है, वो जब तक उस पोस्ट को होल्ड किए हैं उन्हें ऐसा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। उनके साथ विधि का बर्ताव जो है वो अलग है, लेकिन जैसे ही वो उस पोस्ट को खाली करेंगे वो एज अ इंडिविजुअल होंगे और उनके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो अन्य नागरिक और व्यक्तियों के साथ किया जाता है। तो ये बात बहुत ही क्लियर है कि यहां पे इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आप ये मत कहिए उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, उन्हें प्रोटेक्शन मिला है, नो, उन्हें नहीं मिला हुआ है, ये उस पोस्ट को मिला हुआ है। जो व्यक्ति भी उस पोस्ट को होल्ड करेगा उसे इसका प्रोटोकॉल और प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जैसे ही उस पोस्ट को खाली करते हैं वैसे ही उनके साथ एक सामान्य नागरिक और व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाता है, यानी लॉ का जो ट्रीटमेंट होगा वो कैसा होगा, वो इक्वल होगा। और यहां पे ये कोई डिस्क्रिमिनेशन करने से स्टेट को जो है वो मना करता है, ऐसा वंचित नहीं करेगा, डिनाई नहीं करेगा, और ये नेगेटिव सेंस में है और नेगेटिव फ्रेजियोलॉजी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मींस इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स, यानी यहां पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, मैंने आपसे कहा कि इसका तात्पर्य और भाव ये है इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स। मैंने आपसे कहा कि हर व्यक्ति जो है उसकी अपनी सामाजिक परिस्थिति अलग है, भौगोलिक परिस्थिति अलग है, उसके प्रोफेशन अलग है, उनके स्किल्स अलग हैं, उनके कैलिबर अलग है, उनके पोटेंशियल अलग है, और इसलिए एक ही लॉ के द्वारा उनके साथ व्यवहार करना ये असमानता होगी, उनके बीच में समानता नहीं होगा। जैसा कि अरिस्टोटल कहते हैं कि असमान लोगों के बीच में यदि इक्वालिटी की बात करें आप, यानी एक यंग लड़के के बारे में और एक वृद्ध के बीच यदि आप समानता की बात करोगे, समान व्यवहार करोगे, तो उनके साथ जस्टिस नहीं, उनके साथ इनजस्टिस होगा, उनके साथ इक्वालिटी नहीं, उनके साथ इनइक्वालिटी होगा। तो इसलिए हमने जो अपने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रेजियोलॉजी अडॉप्ट करी वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स इक्वालिटी अमंग द इक्वल, समान लोगों में समता की बात करते हैं, असमान लोगों में समानता की बात नहीं करते, यानी इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स। इस फ्रेजियोलॉजी को आप देखें कि राज्य जो है समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा, समान विधि से वो शासित होंगे, ये है आपका इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों फ्रेजियोलॉजी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया। आर्टिकल 14 ये एक मैंडेटरी प्रोविजन को ले डाउन करता है। वर्ड जो यूज हुआ है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई, ये आज्ञापक है, सेल वर्ड जो है वो मैंडेटरी वर्ड्स को शो करता है, यह स्पष्ट करता है कि राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह मैंडेटरी प्रोविजंस है आपका, यानी हर कोई व्यक्ति जो है विधि के समक्ष समान होगा और विधियों का समान संरक्षण उसे प्राप्त होगा, राज्य उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। आर्टिकल 14 जो है वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट करता है। आर्टिकल 14 जो है
नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट करता है। नेचुरल जस्टिस ले आता है जिस तरीके से नेचर जो है वो किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, नेचर जो है वो बायस नहीं होता है, नेचर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। उसी तरीके से स्टेट जो है वो ना ही बायस्ड होगा और ना ही वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा। इस बात को रोकता है आर्टिकल 14। ये मैंडेटरी क्लॉज है और ये व्यक्तियों को मिला हुआ है। राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, राज्य कोई भी बायसनेस नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि जैसे ही स्टेट बायस होगा वैसे ही इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इक्वालिटी नहीं हो सकती उनके बीच में। जैसे ही वो उनके बीच में कोई भेदभाव करेगा, वो डिस्क्रिमिनेशन करा, वो आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ। यहाँ पे बायसनेस जो है वो कई तरीके की हो सकती है। ये पेक्यूनरी बायसनेस हो सकती है, प्रोप्राइटरल बायसनेस हो सकती है, इंडिविजुअल बायसनेस हो सकती है। इसका मतलब यदि कोई स्टेट यदि इन ग्राउंड्स के आधार पर वो बायस हुआ, यदि उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया, तो ऐसी स्थिति में वह आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा। नेचर यानी जो सनरेज होती हैं वो कोई भेदभाव नहीं करती हैं कि ये रिच है या पुअर है या लेबर है या प्रेसिडेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर है या कैबिनेट मिनिस्टर्स है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं है उनके साथ। नदी का पानी है तो नदी का पानी जो है वो आपकी कास्ट के हिसाब से वो प्योर और इम्प्योर नहीं होता है कि आप आए हैं तो बहुत ही सोसाइटल स्टेटस आपका बहुत मजबूत है तो वो प्योर हो जाए। नो, देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल बाय द नेचर। और इसी तरीके से स्टेट को व्यवहार करना है कि राज्य जो है वो कोई भेदभाव नहीं करेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 14 जो है वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को इवॉल्व करता है। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो है वो बायसनेस को प्रोटेक्ट करता है, बायसनेस नहीं होने देगा आपको, डिस्क्रिमिनेशन करने से मना करता है आपको, कोई भेदभाव नहीं करे। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब टू गिव द प्रायोरिटी, टू गिव द प्रेफरेंस वन ओवर द अनदर। एक व्यक्ति को आप वरीयता दें तो यह माना जाएगा कि आप उसके साथ कोई भेदभाव कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया कि हमारे यहां का जो इक्वालिटी है वो लिटरल सेंस में नहीं है। हमारे यहां इक्वालिटी का जो पर्पज है, इक्वालिटी वो जस्टिस को लाने का एक माध्यम है। इक्वालिटी के द्वारा ही जस्टिस को इंश्योर किया जाता है। तो मैंने आपसे कहा कि समता दो तरीके से लाया जा सकता है, या तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करके ला सकते हो, और दूसरा पर्पज जो है डिस्क्रिमिनेशन करके ला सकते हो, और दूसरा जो पर्पज है आपका वो बिना डिस्क्रिमिनेशन के लाया जाता है। अब ये दोनों अर्थ समझ लीजिए। अभी आपसे मैंने कहा कि आर्टिकल 14 डिस्क्रिमिनेशन को मना नहीं करता है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये कहती है कि कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा भी इक्वालिटी को लाया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा यानी भेदभाव करके भी जो है इक्वालिटी को, इफ द ऑब्जेक्टिव of the discrimination to bring the equality, it is not violative of the article 14। ये मैं आपको बता रहा हूं कि यदि डिस्क्रिमिनेशन करके इक्वालिटी को लाया जा रहा है तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, और वो है आपका रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपका, यहां पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है जनरल के बीच में। जनरल का कट ऑफ कुछ और, ओबीसी का कट ऑफ कुछ और एससी का और एसटी का। आपने यहां पे डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है, बट द पर्पज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन वाज टू ब्रिंग द इक्वालिटी। यहां पे जो पर्पज है, ये आपकी पोस्ट है यूपीएससी की, और यूपीएससी में ऐसे सारे वर्गों के बीच में समता हो, समानता हो, उनका रिप्रेजेंटेशन हो, और इसके लिए आप जो है इनके बीच में आपने क्या किया है, डिस्क्रिमिनेशन। बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन टू ब्रिंग द इक्वालिटी, यहां पे सारे वर्गों के लोग आए, इसलिए आपने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन किया। मैंने आपसे कहा कि स्टेट यदि ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करता है जिससे इक्वालिटी नहीं बढ़ती है तो आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। लेकिन ऐसे डिस्क्रिमिनेशन जिसका पर्पज इक्वालिटी को लाना है और ऐसे डिस्क्रिमिनेशन से इक्वालिटी आती है, इट इज नॉट वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल 14। और इसीलिए कहा जाता है आर्टिकल 14
it permits the reasonable classification but not allow the class legislation। ऐसा एक फ्रेजियोलॉजी आपसे कहा जाता है कि हमारा आर्टिकल 14 जो है, अनुच्छेद 14, ये युक्त युक्त वर्गीकरण की बात करता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करता है। युक्त युक्त वर्गीकरण ये कर सकते हैं आप, ये अलाउ करता है आर्टिकल 14, रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। और दूसरा, ये क्लास लेजिस्लेशन को मना करता है। क्लास लेजिस्लेशन, वर्ग विधायन लेजिस्लेशन को यह प्रोहिबिट करता है, यानी वर्ग विधायन नहीं किया जा सकता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ किया गया है, इसे आप कर सकते हो, यानी स्टेट कर सकता है, लेकिन क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकता है। अभी मैंने आपसे क्या बताया, ये 4 आपने क्लास बना दिया। द फर्स्ट वन इज जनरल, सेकेंड वन इज ओबीसी, थर्ड वन इज एससी एंड फोर्थ वन इज एसटी। यहां पे ये 4 क्लास आपने बताया, बना दिया, ये युक्त युक्त वर्गीकरण कर दिया है आपने। लेकिन अब आप क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकते हो, यानी जनरल में अब आप कोई डिफरेंशिएशन नहीं करोगे। यहां पे जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका अंतर नहीं होगा। ओबीसी है उनके बीच में अब ओबीसी और ओबीसी के बीच में अंतर नहीं करोगे। एससी है और एससी के बीच में नहीं अंतर करोगे, एसटी और एसटी को नहीं। इसका मतलब रीजनेबल क्लासिफिकेशन परमिटेड है। क्लास बना सकते हो क्लास 1, ये कौन हो गया आपका क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 3 क्लास आपने बना दिया, और ये चौथी क्लास, 4 क्लास बना दिया। लेकिन अब क्लास में भी क्लास नहीं बना सकते। नो, क्लास लेजिस्लेशन इज नॉट अलाउड और परमिटेड। तो मैंने आपसे क्या कहा, आर्टिकल 14 मैंडेटरी है। आर्टिकल 14 जो है इस बात को इंश्योर करती है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 जो है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट करता है। इसका मतलब यह डिस्क्रिमिनेशन को डिसअलाउ करता है। लेकिन यदि डिस्क्रिमिनेशन का पर्पस भी इक्वालिटी को ले आना हो, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 14 का वैलिडिटी नहीं होगा। इफ द सोल पर्पस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इज टू ब्रिंग द इक्वालिटी। फिर मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 14 जो है ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट करता है, क्लास लेजिस्लेशन को डिसअलाउ करता है। अब यहां पे कोई भी जो वर्गीकरण होगा, जो क्लासिफिकेशन होगा, वो क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ये युक्त होना चाहिए। और कोई भी क्लासिफिकेशन रीजनेबल कब होगा, जब ये 2 टेस्ट को पार करेगा। इसके लिए जो 2 टेस्ट हैं, वो पहली चीज, द फर्स्ट वन इज कि ऐसा जो क्लास आप बना रहे हो, जो आप डिफरेंसिया क्रिएट कर रहे हो, जो डिफरेंस पैदा कर रहे हो, ऐसा वर्ग बना करके, यानी क्लास 1 एंड क्लास 2, ये जो अंतर आप कर रहे हो, ये इंटेलिजिबल होना चाहिए, ये अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ये बोधगम्य होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। यानी पहली चीज जो बताया कि इसका टेस्ट है इंटेलिजिबल डिफरेंसिया होनी चाहिए, ये इंटेलिजिबल, ये समझ में आना चाहिए। ये जो डिफरेंसिया आप क्रिएट कर रहे हो, ये डिफरेंसिया मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, इंटेलिजिबल डिफरेंसिया। दिस रीजनेबल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंटेलिजिबल डिफरेंसिया। यानी आपने वर्ग 1 बनाया और दूसरा आपने वर्ग 2 बनाया, यानी 1 एंड 2। ये जो आपने अंतर किया है, ये अंतर क्या होना चाहिए, ये बोधगम्य होना चाहिए, द फर्स्ट वन इज। और दूसरा, इस डिफरेंसिया को करके, यानी जिस लॉ के द्वारा आप ऐसा डिफरेंस कर रहे हो, उस लॉ के द्वारा किस ऑब्जेक्ट को अचीव करना चाहते हो, उसके बीच में एक नेक्सस होनी चाहिए, प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। इट मींस देयर इज अ नेक्सस बिटवीन द लॉ एंड ऑब्जेक्टिव, लॉ एंड ऑब्जेक्टिव। ये आपका लॉ है, और जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हो बाय दिस लॉ, इनके बीच में एक प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, एक नेक्सस होनी चाहिए, एक प्रॉक्सिमिटी हो, इनके बीच में एक संबंध हो, एक जुड़ाव हो। तो देयर इज अ नेक्सस एंड प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द लॉ एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड लॉ वो जिससे आपने ऐसा डिफरेंसिया कॉज किया है,
जिससे आप वो ऑब्जेक्ट अचीव करना चाहते हो, उनके बीच में एक संबंध होना चाहिए। और ये जो अंतर है वो बोधगम्य होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। मैं इसे एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं आप कि कोई भी क्लासिफिकेशन वो रिजनेबल कब होगा। मैंने आपसे कहा कि आपको बॉर्डर के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स चाहिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बॉर्डर को सिक्योर कर सके स्ट्रांगली। एक स्ट्रांग फोर्स चाहिए आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। और इसके लिए आपने ये बताया कि जो 18 to 21 इयर्स के कैंडिडेट होंगे वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपने एक रूल बनाया और उस रूल में बताया कि 18 से 21 साल के लड़के बीएसएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे आपने एक क्लास बनाया 18 से 21 साल के लड़कों का, और बाकी जो इनसे छोटे हैं, जो इनसे बड़े हैं, दूसरा क्लास हो गया जिसमें 18 से 20 में नहीं आते। तो एक तो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो क्लास 1 में आते होंगे, और ऐसे सारे कैंडिडेट जो इस क्लास में नहीं आ रहे वो क्लास 2 में आ रहे हैं। इसका मतलब आपने एक डिफरेंशिया क्रिएट किया बाय द रूल। एक रूल बना करके अपने सर्विस में एक नोटिफिकेशन आपने जारी किया और उसमें यह बताया नोटिफिकेशन इज ऑल्सो अ लॉ अंडर आर्टिकल 13(3)(a)। तो यहां पे दो क्लास आपने बनाया। देयर इज अ डिफरेंशिया कॉज बाय द लॉ। यहां पे एक डिफरेंशिया जो कॉज हुई है वो लॉ के द्वारा बना दिया गया। अब जरा देखिए, इस लॉ के द्वारा ये जो डिफरेंशिया आपने कॉज किया है उसके द्वारा जिस ऑब्जेक्ट को आप अचीव करना चाहते हो वो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, कि आपका लक्ष्य जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपको मिले, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब आप बताइए कि ये जो आपने अंतर किया है उस अंतर से ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको 18 से 21 साल तक के एक यंग लड़के चाहिए, एक हाईली एनर्जेटिक लड़के चाहिए, ज्यादा समय तक सर्विस कर सकें ये चाहिए आपको। तो इस डिफरेंशिया से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉक्सिमेट है, उससे संबंधित है, उससे जुड़ा हुआ है, उसके नजदीक है, और इसलिए ये जो डिफरेंशिया है वो माना जाएगा कि वो रीजनेबल डिफरेंशिया कॉज की जा रही है, रीजनेबल जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। और यहीं पे मैं आपको ये बताऊं कि आपको चाहिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान, और आपने जो अंतर किया है वो आपने ये कह दिया कि जिनके भी हेयर जो है वो व्हाइट कलर के हो गए हैं, व्हाइट कलर के हेयर हैं, या जो बॉल्ड हो गया है, जो गंजा हो गया है, वो व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और वो व्यक्ति जिनके सर में बाल हैं, काले हैं, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। यानी जो आपने क्लास बनाई वो क्लास कलर ऑफ द हेयर पे बनाया, कलर ऑफ हेयर। इसके आधार पर दो क्लास, एक तो वो लोग होंगे जो बाल्ड हैं या जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, एक वो लोग होंगे जिनके ब्लैक हेयर है। चलो भैया, दो क्लास आपने बना दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या चाहिए था आपको, एक स्ट्रॉन्ग बीएसएफ चाहिए। तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो डिफरेंशिया आपने कॉज किया ये रीजनेबल है या इर्रेशनल है, इलॉजिकल है, क्योंकि इसका हेयर का कलर इस ऑब्जेक्ट से किसी भी तरीके से संबंधित नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग बीएसएफ के लिए उसका कलर जो है हेयर का वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसलिए जिस ऑब्जेक्ट को आप प्राप्त करना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए जो आपने क्लास बनाया है उस क्लास के बीच में कोई नेक्सस नहीं है, कोई भी प्रॉक्सिमेट रीजन नहीं है। और इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन होगा व्हाइट कलर एंड ब्लैक कलर, दिस वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगेंस्ट द आर्टिकल 14, क्योंकि ये जो है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और आपको समझा दूं। यदि आपको लोको पायलट के लिए, यानी जो रेलवे के ड्राइवर्स हैं उनके लिए आपने वैकेंसी निकाला रेलवे विभाग ने, और उन्होंने कहा कि वो लोग जो कलर ब्लाइंड होंगे वो लोग फॉर्म नहीं सबमिट कर सकते हैं। यानी क्लास आपने एक बनाया, ये बनाया कि वो लोग जो कलर ब्लाइंड हैं और वो लोग जो कलर ब्लाइंड नहीं है, क्लास 1 एंड क्लास 2। ये आपने अंतर पैदा कर दिया, डिफरेंशिया
कॉज किया। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है कि सेफ जर्नी, ऑब्जेक्ट क्या है कि ऐसा आपको पायलट चाहिए, एक ऐसा जो है ड्राइवर चाहिए रेलवे का जो सेफ जर्नी कराए, जिसके बिहाफ पर हजारों की जनता में बैठे ट्रेन पर यात्री जो हैं वो सुरक्षित यात्रा कर सके। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्पज ऑफ द लोको पायलट का अपॉइंटमेंट की साउंड और सेफ होना चाहिए यात्रा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है और ये आपका डिफरेंशिया है। इनके और इनके बीच में क्या है, एक नेक्सस है। यदि आप किसी भी कलर ब्लाइंड को यदि पायलट बना दोगे तो वो सेफ जर्नी तो नहीं करा सकता है, क्योंकि कलर ब्लाइंड जो डिजीज है, आपको पता ही है हेरिडिटिकल डिजीज होती है कलर ब्लाइंड, और इसमें ग्रीन और रेड कलर का डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है वो। यानी रेड सिग्नल है कि आपको गाड़ी रोकना है और आप इस बात के अंतर को समझ ही नहीं पाते हो और आप सीधे ट्रेन को लेकर के पहुंच गए स्टेशन पे। इससे एक्सीडेंट होगा, इससे यात्रा जो है वो अनसेफ होगी, लोगों के सेफ्टी और हेल्थ का इश्यू है, ये ऑब्जेक्ट आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा यदि ऐसे कलर ब्लाइंड लोग चले गए। तो आपने कलर ब्लाइंड और नॉन कलर ब्लाइंड के आधार पर जो अंतर आपने पैदा किया, ये आपके ऑब्जेक्ट को अचीव करने में सफल है, सहायक है, असिस्ट कर रहा है उसे, और इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन होगा वो रीजनेबल होगा। मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउ करता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन यानी अंतर जो किया गया है वो रीजनेबल होना चाहिए, वो और कैसा, इंटेलिजिबल होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और उस डिफरेंशिया के द्वारा जिस ऑब्जेक्ट को अचीव करना चाहते हो और जिस लॉ के द्वारा उसे अचीव करना चाहते हो, उनके बीच में एक नेक्सस होना चाहिए। तो ये बात क्लियर है आपकी कि आपको रीजनेबल क्लासिफिकेशन समझ में होगा। लेकिन यदि आपने एक बार क्लास बना दिया तो अब क्लास में क्लास आप नहीं बनाओगे, यानी क्लास लेजिस्लेशन को डिसअलाउ करता है। तो आर्टिकल 14 जो है वो कई बातों के बारे में मैंने आपको बताया कि ये मैंडेटरी क्लास है, पहली चीज ये मैंडेटरी है। दूसरी जो है आपका ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट करती है। तीसरी चीज बताया कि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउ करती है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउ करती है, लेकिन क्लास लेजिस्लेशन को ये डिसअलाउ करती है, परमिट नहीं करती है। आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को लेके आती है। रूल ऑफ लॉ कहा जाता है कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 14 में है। रूल ऑफ लॉ, मैंने आपसे बताया कि डायसी का जो प्रिंसिपल है वो पहला कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और दूसरा जो है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी विधि के सामने हर कोई व्यक्ति जो है वो समान है, हर कोई व्यक्ति जो है वो विधि के सामने समान है, ये डायसी का प्रिंसिपल है। और इसीलिए इस फ्रेजियोलॉजी को हमने जो है, उस फ्रेजियोलॉजी को हमने अडॉप्ट कर लिया है, और इसीलिए हम कहते हैं विधि का शासन जो है वो आर्टिकल 14 का मूलभूत आधार है, क्योंकि विधि जो है वो हर व्यक्ति के साथ समता का व्यवहार करती है, समान व्यवहार करती है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी लॉ जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। और दूसरा मैंने आपको बताया था डायसी के प्रिंसिपल में, पहला प्रिंसिपल सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और रूल अगेंस्ट आर्बिट्रारीनेस। इसका मतलब कि जो निरंकुशता है, जो मनमानापन है, उसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक केस थी ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें बताया गया कि समता और मनमानापन यानी इक्वालिटी एंड आर्बिट्रारीनेस एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। जहां पे आर्बिट्रारीनेस होगी वहां पे इक्वालिटी नहीं हो सकती है, और जहां पे इक्वालिटी है वहां पे आर्बिट्रारीनेस नहीं हो सकती। तो ये स्टेट के आर्बिट्रारीनेस के एक्शन के अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन देता है, और इसलिए ये मनमानेपन के विरुद्ध आपको संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात डायसी के प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट करता है। मैं आपसे बताऊं कि ये मनमानापन क्या है, जहां पे आपको डिस्क्रिशनरी पावर, एग्जॉस्टिव डिस्क्रिशनरी पावर मिल गया है, वैवेकिक शक्ति आपके पास है, और इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस आपके पास नहीं दिया गया है। चेक एंड बैलेंस नहीं है, यहां पे कोई नियंत्रण नहीं, आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है।
तो ऐसा व्यक्ति जो है वो निरंकुश हो सकता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो डिस्पोटिक हो सकता है। तो यहां पे रूल ऑफ लॉ को अडॉप्ट करके स्टेट के आर्बिट्रेरीनेस को, उसके मनमानेपन को, उसकी निरंकुशता को रोकने का प्रयास किया गया है। यानी राज्य जो है ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता है जो निरंकुश हो, जो डेस्पोटिक हो, जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो, लॉ के अगेंस्ट हो। तो आर्टिकल 14 हमारा जो है मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण भी प्रदान करता है, डिस्क्रिशनल पावर को देता है। मैंने आपको बताया कि ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 14। ये जो है एक बेसिक प्रिंसिपल्स को और बेसिक बातों को जो है इनकॉर्पोरेट करता है आर्टिकल 14 में। 15, 16, 17 और 18 इसी के एग्जाम्पल है। यानी बेसिक जो चीजें हैं आपकी वो आर्टिकल 14 में है और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके 15 में है, 16 में है, 17 में है और 18 में है। और इन्हीं आर्टिकल्स के माध्यम से इक्वालिटी को लाने का प्रयास किया गया है आपके संविधान में। मैंने आपको जो बेसिक चीजें बताई वो ये बताया कि आर्टिकल 14 पर्सन को मिला है। आर्टिकल 14 एक आज्ञापक प्रोविजन है, मैंडेटरी क्लास है आपका। ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को बात करता है। ये अरिस्टोटल का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यही है, इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स। यानी लॉ जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, जो समान परिस्थितियों में रह रहे हैं। यानी नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रह रहे हैं या जम्मू कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए उनकी परिस्थितियां अलग है। उनके लिए अफ्स्पा कानून जो है वो अप्रोप्रिएट है। अफ्स्पा कानून को यूपी और बिहार में नहीं लागू किया जा सकता क्योंकि हमारी परिस्थितियां अलग है, उनके यहाँ की परिस्थितियां अलग है। उनके लिए वो कानून अप्रोप्रिएट है, वो हमारे लिए नहीं। यानी एक ही कानून को यदि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया लगा दिया जाए तो ऐसे स्थिति में न्याय नहीं अन्याय हो जाएगा। तो इन सब बातों का समावेश जो है वो आर्टिकल 14 में है। इन अ शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 14 बेसिक प्रिंसिपल्स है। आर्टिकल 14 जो है वो रूल ऑफ लॉ को इनकॉर्पोरेट करता है। आर्टिकल 14 जो है वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करता है। आर्टिकल 14 जो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट करता है। यह क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करता है, यह आर्बिट्रेरीनेस के अगेंस्ट है। और यूडीएचआर का आर्टिकल 7 जो है वो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। आपका 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इक्वालिटी क्लास के बारे में बात करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 15 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर आप बताइएगा। थैंक यू।